हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो दोस्तों, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये होने वाला है हमारा स्पेशल Q&A वीडियो। काफ़ी टाइम के बाद फाइनली आ गया है हमारा स्पेशल Q&A वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको दिल से सॉरी, क्योंकि इतने टाइम के बाद हमने बनाया है Q&A वीडियो। लास्ट वीक कम्युनिटी टैब पर हमने पोस्ट डाला था, जहाँ पर हमने आपको कहा था कि आप अपने डासू क्वेश्चंस पोस्ट करिए इस कमेंट सेक्शन में, और उनमें से हम कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे और बनाएंगे ये स्पेशल Q&A वीडियो। तो दोस्तों, सॉरी फॉर लेट, बट अब ये Q&A वीडियो आ गई है। तो ये जो Q&A वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और हमने जितने हो सके उतने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं दोस्तों। तो अगर किसी के क्वेश्चंस पिक नहीं होते हैं तो आप बुरा मत मानिए, आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, और जितने हो सके मैं उतनों के आंसर देने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर Q&A सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सौम्य राजन बेहरा, और ये पूछते हैं कि हेलो ब्रदर, आई लव योर वीडियोस। ब्रो, क्या कभी जोसेफ फाटू, जो ऊसोस के ब्रदर है, मेन रोस्टर पर आ सकते हैं? और क्या हमें एक तगड़ी ब्लड लाइन देखने मिल सकती है बिटवीन रोमन रेंस एंड द ऊसोस के बीच? प्लीज ब्रो आंसर मी। #रेसलिंग बादशाह, #लव फ्रॉम ओडिशा। तो भाई, थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट। तो दोस्तों, बात करें जोसेफ फाटू की, तो वो ऊसोस के ही भाई है। काफी इंप्रेसिव लगते हैं वो, उनकी फिजिक भी काफी अच्छी है, पर मुझे लगता नहीं है कि वो इतने जल्दी मेन रोस्टर पर आएंगे। अगर वो आते हैं टेलीविजन पर तो उन्हें पहले डालना चाहिए NXT 2.0 में, उन्हें पहले डेवलप करना चाहिए और फिर उन्हें डालना चाहिए ऊसोस के साथ, या फिर रोमन रेंस के साथ, या फिर ब्लड लाइन फैक्शन में ही। बट पहले उन्हें स्टार्ट करना चाहिए NXT से। और अब जब NXT का नया वर्जन आया है, जहाँ पर वो पुश देने वाले हैं बिग गाइज को, अच्छे कैरेक्टर्स डेवलप करने वाले हैं, और पूरा जो सिनेरियो है वो चेंज करने वाले हैं, तो यहाँ पर जोसेफ फाटू जो है वो ग्रो हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सनी हंस, और ये पूछते हैं कि ब्रो, जिंदर महल को बैड बुकिंग मिल रही है, कहीं आगे चलकर WWE जिंदर को रिलीज कर सकते हैं? #रेसलिंग बादशाह। तो भाई, बात की जाए जिंदर महल के बुकिंग के बारे में, तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ कि जिंदर महल को ऐसी बुकिंग मिल रही है। ये बंदा कुछ टाइम पहले ही इंजरी से लौट कर आया था, और जिंदर को इनिशियली पुश अच्छा मिल रहा था और चांसेस है कि वो बड़ा टाइटल जीत सकते हैं। पर उनकी जो राइवलरी थी विद ड्रू मैकिंटायर, उस राइवलरी के बाद जिंदर महल एकदम से फेड हो गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि वीर एंड शैंकी ये तो बस मार खाने ही आए हैं। स्पेशली शैंकी, जायंट होने के बावजूद शैंकी को पंचिंग बैग बनाया है ड्रू मैकिंटायर ने, ऐसी बुकिंग दिखाई है। एटलीस्ट वीर कुछ उखाड़ रहे हैं मेन रोस्टर पर। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ WWE से जिंदर महल की बुकिंग लेकर। और बात करें मिडकार्ड टाइटल की, जो है US चैंपियनशिप, तो डेमियन प्रीस्ट से जिंदर महल अपने काफ़ी बेहतर है। तो मैं तो बस होप करता हूँ कि जिंदर महल को काफ़ी अच्छी बुकिंग मिले और उन्हें अच्छा पुश मिले, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वीर एंड शैंकी को डोमिनेटिंग दिखाया जाए, एंड मे बी उन्हें डाल दिया जाए, और हो सके तो उन्हें डाल दिया जाए टैग टीम डिवीजन में, ताकि वो टाइटल्स भी जीत सके आने वाले टाइम में। सो लेट्स सी क्या होता है इन द कमिंग टाइम। और अभी तो ड्राफ्ट भी आने वाला है, तो क्या जिंदर महल स्मैकडाउन में ड्राफ्ट होते हैं? और अगर वो वहाँ पर ड्राफ्ट होते हैं तो वहाँ पर उन्हें कैसा पुश मिलेगा, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो हम तो बस बेस्ट होप करते हैं जिंदर महल के लिए कि उन्हें बुकिंग अच्छी मिले, एंड इवन शैंकी एंड वीर को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय अभिजीत घोरी, और इनका क्वेश्चन है कि भाई, आजकल आप ज़्यादा वीडियोस देते नहीं हो और Q&A भी बहुत दिनों बाद है, बात क्या है? बाय द वे, WWE और AEW के जंग के बारे में आपका क्या थॉट है? #रेसलिंग बादशाह। तो भाई, बात करें कि इतने वीडियोस नहीं आ रहे हैं और Q&A वीडियो भी लेट आई है, और उसका एक ही रीज़न है कि अभी थोड़ा स्केड्यूल काफ़ी टाइट चल रहा है, इसलिए वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। बट आपका जो लव एंड सपोर्ट है, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि आपको कंटेंट डिलीवर किया जाए। और दिल से सॉरी दोस्तों कि इतने टाइम के बाद Q&A वीडियो आई है। और भाई, बात करें WWE और AEW के जंग के बारे में, तो दोस्तों, मैं इस जंग को जंग मानता ही नहीं हूँ। सिर्फ एक ही जंग थी रेसलिंग में, और वो थी WWF एंड WCW के बीच में। AEW ने NXT को बीट करके कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, उन्होंने WWE को बीट नहीं किया है अब तक, दैट इज रॉ एंड स्मैकडाउन को। हाँ, भले ही रॉ को डेमोज में बीट किया है, बट रेटिंग्स में नहीं, और रॉ इतने खास चल भी नहीं रहा था, फिर भी उन्होंने रॉ को बीट नहीं किया बाय रेटिंग्स। अगर वो रॉ को कुछ हफ्तों तक
रेटिंग्स में बीट कर सकते हैं तो मैं कुछ हद तक मान भी सकता हूँ कि AEW थ्रेट है WWE को और ये कंपटीशन लग रहा है, बट तब तक मैं इन्हें कंपटीशन मानूंगा ही नहीं। और अब जब AEW के पास बड़े स्टार्स आ चुके हैं इन द नेम ऑफ CM Punk, डैनियल ब्रायन, तो उनकी रेटिंग्स एटलीस्ट 1.5 to 1.8 तक आनी चाहिए। तो देखना होगा कि क्या होता है इन द कमिंग टाइम, बट शॉर्ट आंसर यही है कि मैं इन्हें कंपटीशन नहीं मानता हूँ और मैं इस वॉर को वॉर मानता ही नहीं हूँ। और बात करें रेगुलर वीडियोस देने की, तो मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा जिससे मैं आपको रेगुलर कंटेंट दे सकूं। आपका लव एंड सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है डेली कंटेंट बनाने के लिए। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय राहुल देव, और ये पूछते हैं कि एडम का AEW पे जाने पे आपका रिएक्शन। तो मेरा रिएक्शन तो सिंपल है कि WWE को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये मिजेट वहाँ पर जाता है या यहाँ पे जाता है, क्योंकि ट्रिपल एच इस बांडिया के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा था NXT में, कुछ मतलब नहीं था। इमेजिन करो कि अगर ये बंदा मेन रोस्टर पर आ जाता, इसके सामने सेथ रॉलिंस जो हार्डली रियल वेट में बोल रहा हो 180 पाउंडर रहेगा, वो इसके सामने ब्रॉक लेसनर जैसा लग रहा था। तो इमेजिन करो ब्रॉक लेसनर या फिर रोमन रेंस या फिर बॉबी लैशली के सामने खड़ा किया तो इस बंदे का क्या हाल होगा। क्या ये बंदा कैरी कर सकता है कंपनी को? बिल्कुल नहीं। क्या ये बंदा स्टार की तरह दिखता है? बिल्कुल नहीं। क्या इसके चांसेस थे मेन रोस्टर पर सक्सीड होने के? बिल्कुल नहीं। ये चांसेस उतने ही छोटे थे जितने छोटे इसके बाइसेप्स हैं। तो ये बंदा जिस गटर से आया था, जिन गटर सुपरस्टार्स के साथ, वहाँ पे ही वो अभी जा चुका है और वो वहाँ पर ही रिजर्व करता है। तो WWE को घंटा भी नहीं फर्क पड़ता। और अभी रिसेंटली डेव मेल्सर की तरफ से एक रिपोर्ट भी आई थी कि मेन रोस्टर पर इस बांडिया को कीथ ली का मैनेजर बनाने वाले थे, और ये रिपोर्ट जो है ये सच्ची रिपोर्ट हो गई, क्योंकि मेन रोस्टर पर इसको कोई सीरियसली लेगा ही नहीं एज अ रेसलर। तो ये काफ़ी अच्छा हुआ कि ये बंदा AEW में चला गया है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यशराज, और इनका क्वेश्चन है, इज केविन ओवेंस आल्सो गोइंग टू मूव टू AEW एज हिज कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू एक्सपायर सून। तो कहा जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, दैट इज जनवरी के टाइम पे, रॉयल रंबल के टाइम पे केविन ओवेंस का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है खत्म। और अगर केविन ओवेंस जा सकता है तो वो रॉयल रंबल के टाइम ही जा सकता है WWE से। तो मैं कहता हूँ कि इस बंदे ने भी जाना चाहिए WWE से, क्योंकि ये मिस्टर बर्गर किंग ने काफ़ी नुकसान किया है WWE का। ये जब यूनिवर्सल चैंपियन था, फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चैंपियन, तब से ये लोएस्ट ड्रॉइंग यूनिवर्सल चैंपियन बना है, और ये इतना बेकार यूनिवर्सल चैंपियन था, विंस को इसके ऊपर से विश्वास हट गया है। और आप देख सकते हैं कि इस बंदे को काफ़ी टाइम से टाइटल मिला ही नहीं है, और इस बंदे ने इतना स्टेल यूनिवर्सल चैंपियनशिप रन दिया है और इतने लो रेटिंग्स ड्रॉ किए हैं, और गोल्डबर्ग जैसे बंदे ने इसको हराया था। तो लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए, बट इंस्टेड लोग ब्लेम करते हैं गोल्डबर्ग को कि गोल्डबर्ग ने केविन ओवेंस का मोमेंटम तोड़ दिया। अरे गोल्डबर्ग क्या 10 महीने तक चैंपियन रहने वाला था? गोल्डबर्ग ड्रॉप करने ही वाला था यूनिवर्सल चैंपियनशिप ब्रॉक लेसनर को। और अभी ट्विटर पर केविन ओवेंस टीज भी कर रहा था कि वो जाने वाला है वो यंग बक्स एंड केनी ओमेगा के पास, क्योंकि ये बंदा भी उसी कटर से आया है जहाँ से यंग बक्स, केनी ओमेगा और एडम कोल था। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर ये जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता है और वहाँ पर जाता है AEW में। मैं तो कहता हूँ जाने दो भाई, जाता है तो जाने दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पलब द फिनोमिनल बॉय, और ये पूछते हैं कि ब्रो क्या विंस ब्रे वाइट एंड स्ट्रोमैन को क्या फिर से रीसाइन कर रहा है? तो भाई बात करें ब्रे वाइट की, तो वो जाने वाला है AEW में, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। और बात करें ब्रॉन स्ट्रोमैन की, तो ब्रॉन स्ट्रोमैन इम्पैक्ट रेसलिंग में जाने वाला है और पाउंड फॉर ग्लोरी इवेंट में वो डेब्यू कर सकता है, ऐसे कहा है डेव मेल्सर ने। तो वहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन कुछ टाइम तक रह सकते हैं और बाद में शायद विंस मैकमैन उन्हें कांटेक्ट करके रीसाइन कर सकते हैं, बट ब्रे वाइट को रीसाइन करना ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रोमैन आ सकते हैं कंपनी में इन द नियर फ्यूचर, बट ब्रे वाइट का काफ़ी मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और ये क्वेश्चन है फ्रॉम द बोरॉन व्लॉग्स, और ये पूछते हैं कि क्या आप रेसलिंग करते हो? क्या आपका नॉलेज को मानना पड़ेगा? तो भाई मैं इतना ही कह सकता हूँ कि तारीफ के लिए काफ़ी ज़्यादा थैंक यू। तो भाई रेसलिंग की नॉलेज पाने के लिए आपको रेसलिंग करना ज़रूरी नहीं है, आपको तरह तरह के आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं, रेसलिंग की साइकोलॉजी समझनी पड़ती है, बैक स्टेज क्या होता है ये समझना पड़ता है, काफ़ी सारे इंटरव्यू देखने पड़ते हैं, तभी जाकर आपको रेसलिंग की नॉलेज होगी। बात करें मेरी, तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि गोल्डन एरा, एटीट्यूड एरा, रूथलेस एग्रेशन एरा, न्यू एरा और अभी के एरा की सबकी नॉलेज मैं रखता हूँ। ये रेसलिंग बादशाह ही था जिसने मिजेट्स, मार्क्स, ड्रॉ ऐसे शब्द लाए थे इस कम्युनिटी में,
दैट इज अपने हिंदी रेसलिंग कम्युनिटी में। और ये चैनल मैंने शुरू किया था लगभग 2017 से, और तब से लेकर मैं अब तक कह रहा हूँ कि मिडजेट रेसलर्स ड्रॉ नहीं करते हैं, और कैजुअल ऑडियंस को अगर आप अपील करोगे तो ही आपका जो प्रोडक्ट है वो मेन स्ट्रीम जाएगा और रेटिंग्स आएंगे। और अगर आप केटर करेंगे स्मार्क्स को तो आपका प्रोडक्ट फेल ही रहेगा और आपको रेटिंग्स जो है वो काफ़ी कम आएंगे, क्योंकि ये स्मार्क्स जो है वो माइनॉरिटी रहते हैं और मेजॉरिटी रहती है कैजुअल ऑडियंस, दैट इज मेन स्ट्रीम ऑडियंस। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, जो मैं चीज़ें अभी कह रहा हूँ ना वो मैं शुरुआत से कहते आ रहा हूँ। तभी काफ़ी लोगों को ये लगता था कि मैं गलत बोल रहा हूँ और वो उसका उल्टा ही बोलते थे, जैसे इंटरनेट पर स्मार्क्स बोलते हैं। बट नाउ गेस व्हाट, हर एक बंदा वही चीज़ बोलता है जो मेरा थिंकिंग है और जो मैं कहता हूँ। सो व्हाट अ ट्रांजिशन। और मैं दोस्तों फ्लो में जाने वाला बंदा नहीं हूँ, मतलब जिस तरह हवा रहेगी उस तरफ रेसलिंग बादशाह रहेगा, ऐसा नहीं है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। कल रोमन रेंस बेबी फेस था तो उसको सब हेट कर रहे थे। रोमन रेंस को हेट करना काफ़ी कूल लगता था। पीट डन को तारीफ करेंगे बट रोमन रेंस को हेट करेंगे, ये कूल था क्योंकि वो बेबी फेस थे। बट अभी जब रोमन रेंस हील बन चुके हैं और पूरा ज़माना रोमन रेंस का फैन बन चुका है, ज़माने से मतलब है स्मार्क्स का, क्योंकि कैजुअल ऑडियंस रोमन को पसंद करते ही थे जब वो बेबी फेस थे, तो अब कुछ लोग हील रोमन को पसंद करने लगे हैं। तो अगर कल रोमन फिर से बेबी फेस बनता है एंड स्मार्क्स जो है वो रोमन रेंस को हेट करने लगेंगे, तो ये लोग भी हवा के साथ चेंज होकर रोमन रेंस को हेट करने लगेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है रेसलिंग बादशाह। रोमन रेंस का फैन रेसलिंग बादशाह पहले भी था, क्योंकि मैं रोमन रेंस की साइकोलॉजी समझता था और उनका कैरेक्टर भी। बट बात करें फैन की तो रोमन का फैन तो मैं हूँ ही, बट रोमन से बड़ा जो मेरा फेवरेट है वो है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। सो इन शॉर्ट मुझे ये कहना है कि आपकी तारीफ के लिए थैंक यू, और मेरा काम है कि आपको कंटेंट देना, आपको एजुकेट करना रेसलिंग के बारे में, और वो मैं करता ही रहूँगा। और आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और प्यार देते रहिए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गुलशन कुमार, और ये पूछते हैं कि बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर क्या हमें इस ईयर नहीं देखने को मिलेगा? तो ये क्वेश्चन आप सीधा ब्रॉक लेसनर से पूछ सकते हैं, क्योंकि सभी रेसलिंग वर्ल्ड के लोग जो है वो वेट कर रहे हैं इस ड्रीम मैच का। बट ब्रॉक लेसनर को शायद ये मैच नहीं चाहिए, और बीच में रिपोर्ट्स आए थे कि ब्रॉक को ये मैच इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि बॉबी लैशली जो है वो भी एक कॉम्बैट एथलीट है, मतलब वो भी MMA के स्टार है, और ब्रॉक लेसनर सेम बैकग्राउंड से है। तो सेम बैकग्राउंड वाले पर्सन से ब्रॉक लेसनर हारना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर इन फ्यूचर ब्रॉक लेसनर रेडी हो जाते हैं इनके मैच के लिए, तो हमें ब्रॉक वर्सेस बॉबी की ड्रीम मैच देखने मिल सकती है, और विंस भी इजीली ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं इस मैच के लिए। तो सारा कुछ डिपेंडेड है ब्रॉक लेसनर के ऊपर। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है ब्रॉक लेसनर का डिसीजन इस मैच के बारे में। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द क्वेश्चन इज फ्रॉम पारस सुखीजा, और ये पूछता है कि भाई क्या ब्रॉक लेसनर ब्लड लाइन ज्वाइन कर लेंगे WWE अगर शॉकर प्लान कर रही है तो पिछले कुछ टाइम से रूमर्स आ रहे थे कि ब्रॉक लेसनर ब्लड लाइन ज्वाइन कर सकते हैं, बट जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर स्मैकडाउन में आए और तोड़ के रख दिया पूरे ब्लड लाइन फैक्शन को, तो ऐसे लगता नहीं है कि वो ब्लड लाइन ज्वाइन कर सकते हैं। वो तोड़ने के हिसाब से ही आए हैं अभी, और अभी रोमन रेंस को ओपोनेंट की ज़रूरत है, तो ब्रॉक लेसनर ओपोनेंट उनके बन सकते हैं प्रोबेबली क्राउन जूल पेपर व्यू के लिए। तो जैसे रोमन रेंस निपट लेंगे डीमन बेलर से और मे भी रिटेन कर लेंगे उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप, तो हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस की मैच देखने मिल सकती है क्राउन जूल पेपर व्यू में फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और दोस्तों इस फ्यूड में पॉल हेमन एक एक्स फैक्टर रहने वाले हैं। वो किसके साइड रहते हैं ये इंटरेस्टिंग होगा, और वो किसे धोखा देते हैं ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो इस पूरे फ्यूड में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स रहने वाले हैं, तो आप सभी स्टे ट्यून रहिए इस फ्यूड के लिए एंड हमारे वीडियोस के लिए भी। तो ये था हमारा Q&A वाला स्पेशल वीडियो। मैं फिर से कहता हूँ कि अगर किसी के क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप बुरा मत मानिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जितने हो सके मैं उतनों के आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसे लगे हमारे वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट आपको कैसे लगा ये स्पेशल Q&A वीडियो, एंड सेकेंड आप कितने एक्साइटेड है नेक्स्ट स्पेशल Q&A वीडियो के लिए। So guys, please like, comment, share and subscribe to our channel Wrestling Badshah. Peace out.